जमानत कानून एक बार फिर सुर्खियों में। सरकार नया कानून लाने पर करे विचार, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव। प्रधानमंत्री ने किया नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है नए संसद भवन का निर्माण। प्रतिबंधों के बीच व्यापार की राह हुई आसान। आरबीआई ने रुपये सेटलमेंट सिस्टम किया स्थापित। लोकल करेंसी में अब किया जा सकेगा व्यापार। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 हुई जारी। आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे व नॉर्वे तीसरे स्थान पर। महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइवल की भारत की स्थिति है सबसे खराब। अब नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर व विस्तार पूर्वक वर्णन की ओर बढ़ते हैं कदम। बात करें राज्य व्यवस्था की तो कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति ने मीडिएशन बिल में बदलाव की सिफारिश की है। इसके तहत इस समिति को सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में बनाया गया। मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने से मामलों के निपटान में होगी देरी। इसके चलते अपराधियों को स्वयं को बचाने का भी मौका मिलेगा। आपको बता दें कि मुकदमे से पहले मीडिएशन को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। इसे केवल उन लोगों के लिए विकल्प के रूप में पेश किया जाना चाहिए जो मध्यस्थता के इच्छुक हों। इसके साथ ही तत्काल लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किए जाने पर विचार हो रहा है। समिति ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता नियम बनाने की शक्ति के खिलाफ केंद्र को सचेत भी किया। इस बिल का क्लॉज 26 कोर्ट एनेक्स मध्यस्थता के प्रावधान से जुड़ा है। अदालतों को मध्यस्थता से जुड़े नियम बनाने की शक्ति भी यह क्लॉज देता है। समिति ने इसे असंवैधानिक बताया है। समिति के मुताबिक क्लॉज 26 के मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त समिति ने मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति के बारे में भी सिफारिश की है। आपको बता दें कि वैकल्पिक विवाद समाधान में अनुभव प्राप्त लोगों को परिषद के सदस्य या अध्यक्ष बनाए जाने के क्रम में वरीयता मिलनी चाहिए। भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ही की जाए। इसके अतिरिक्त भारतीय मध्यस्थता परिषद के आधार पर राज्यों में भी मध्यस्थता परिषद को स्थापित करने का सुझाव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार करे अलग जमानत कानूनों पर विचार। भारत में यूनाइटेड किंगडम के कानून की तरह एक विशेष कानून की आवश्यकता है। दंड प्रक्रिया संहिता कुछ संशोधनों के साथ आज भी उसी रूप में लागू हो रही है। भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। आपको बता दें कि लगभग 2/3 कैदी भारत की जेलों में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त कानून में निहित स्वतंत्रता को किया जाना भी सुरक्षित चाहिए। लंबे समय तक जेलों में रहने से कैदियों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय संयमित तरीके से होना चाहिए। साल 1882 में पहली बार भारतीय दंड संहिता तैयार की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता में होते रहते हैं समय समय पर विभिन्न प्रकार के बदलाव, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता जमानत शब्द की परिभाषा नहीं देती। दंड प्रक्रिया संहिता अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत भी करती है। आपको बता दें कि मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार प्राप्त होता है। वह प्रकृति के अपराध होते के आधार पर ही गैर जमानती या जमानती उन्हें निर्धारित किया जाता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में वारंट के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट आरोपी की जमानत पर रिहा होने की योग्यता का निर्णय करता है। 7 साल से कम सजा के मामले में धारा 41 के तहत नोटिस देना जरूरी होता है। यूनाइटेड किंगडम के जमानत कानून में जमानत देने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त कैदियों की संख्या को कम करना यूनाइटेड किंगडम के जमानत कानून का उद्देश्य है। यूनाइटेड किंगडम के कानून में प्रतिवादियों के लिए कानूनी सहायता का भी प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दवा, चिकित्सा उपकरण एवं प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 का मसौदा प्रस्तुत। ई फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों का पहली बार किया जाएगा नियमन। विधेयक में चिकित्सा उपकरणों को अलग से परिभाषित किया गया है। चिकित्सा उपकरण की परिभाषा में नैदानिक उपकरण एवं सॉफ्टवेयर, प्रत्यारोपण, लाइफ सपोर्ट आदि शामिल है। 1940 के अधिनियम के अनुसार चिकित्सा उपकरण दवाओं की ही एक श्रेणी है। प्रतिपादित विधेयक में चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड का प्रावधान है। सलाहकार बोर्ड में चिकित्सा पेशेवरों के अलावा तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों में भी शामिल हो सकते हैं।
अभी औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के पास है। चिकित्सा उपकरणों के संबंध में निर्णय का अधिकार भी इन्हीं के पास है। विधेयक में चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्रों का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। प्राधिकरण चिकित्सा उपकरणों की नैदानिक जांच की अनुमति भी देता है। वर्तमान में चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण की अनुमति का अधिकार शीर्ष औषधि नियामक के पास है। इसके अतिरिक्त विधेयक के तहत ई फार्मेसी के संचालन के लिए अनुमति अनिवार्य है। प्रतिपादित विधेयक में आयुष दवाओं के लिए एक अलग अध्याय भी दिया गया है। आपको बता दें कि सोबा, रिग्पा और होम्योपैथी को नियमित करने का पहली बार प्रस्तावित किया गया है। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग देखा जा रहा है। साल 2025 तक भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के $280 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया के प्रमुख 20 शीर्ष बाजारों में चिकित्सा उपकरण शामिल है। अब बात करें मेघालय ट्राइबल काउंसिल की, तो मेघालय ट्राइबल काउंसिल में खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा एक बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य विलय के साधन का पुनर्विचार करना था। परिषद के अनुसार संविधान की 6ठी अनुसूची में कई खंड गायब हो चुके हैं। समझौते के वाक्यांशों को समझना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। साल 1948 में भारत के साथ खासी डोमेन का विलय हुआ था। आपको बता दें कि तत्कालीन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने खासी डोमेन के विलय की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त साल 2021 में खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक को भी प्रस्तुत किया गया। खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक से परिषद के कुछ नेता नाराज हैं। विधेयक में खासी समुदाय में भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के समान वितरण का प्रावधान है। विधेयक के प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है। 6ठी अनुसूची में ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खासी परिषद द्वारा और अधिक शक्ति की मांग की जा रही है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची में कुल 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं। मेघालय राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मेघालय में मूल निवासी समुदायों का वर्चस्व माना गया है। इसके अतिरिक्त खासी, गारो और जयंतिया मेघालय की प्रमुख जनजातियां हैं। अब बात करें कला और संस्कृति की, तो नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। कांसे से बना यह नए संसद भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का वजन 9500 किलोग्राम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। अशोक स्तंभ को सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम के इस्पात का एक ढांचा भी बनाया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें नया संसद भवन त्रिकोण आकार में होगा। नए संसद भवन के अंदरूनी हिस्सों में 3 राष्ट्रीय प्रतीक कमल, मोर, वट वृक्ष आदि होंगे। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। आपको बता दें अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के तौर पर 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गौरतलब है कि अशोक स्तंभ शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। 3री सदी में सम्राट अशोक द्वारा इस स्तंभ का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि अशोक स्तंभ में 4 सिंह मौजूद हैं। 4 सिंहों को गर्व, आत्मविश्वास, संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ में मौजूद चक्र न्याय का और ऊर्जा का प्रतीक है। अशोक स्तंभ में सिंह के अलावा बैल, घोड़ा और हाथी भी मौजूद है। कला एवं संस्कृति में ही ASI ने कर्नाटक में स्थित प्राचीन बुद्धिस्ट साइट के संरक्षण का कार्य शुरू किया। इस परियोजना की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह स्थल कर्नाटक के कुलबर्गी जिले के संतिनी और कंगनहल्ली गांव में भीमा नदी के निकट स्थित है। संतृति और कंगनहल्ली कर्नाटक के एक गांव है। संतृति गांव में साल 1986 तक एक काली मंदिर मौजूद था। काली मंदिर की दीवार ढह जाने के कारण मलबे की सफाई के दौरान अशोक के शिलालेख की खोज हुई। कंगनहल्ली गांव में किए गए उत्खनन के दौरान एक महास्तूप प्राप्त हुआ। शिलालेखों में महास्तूप की अधोलोक महाचैत्य के रूप में चर्चा हुई।
आपको बता दें कि सम्राट अशोक का पत्थर चित्र उनकी रानियां महिला परिचारिकाओं से घिरा हुआ बताया जा रहा है। इस चित्रित पत्थर के निचले हिस्से में ब्राह्मी लिपि में राय अशोक उत्कीर्ण है। महास्तूप को सबसे बड़े स्तूप और पत्थर चिन्ह को महामौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि के रूप में मान्यता दी गई है। महास्तूप को मौर्यकाल से लेकर सातवाहन के संपूर्ण काल में 3 चरणों में विकसित किया गया। भूकंप के कारण बाद में स्तूप नष्ट हुआ था। खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण से प्रयास नहीं हुए। अब बात करें अर्थव्यवस्था की। आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रुपी सेटलमेंट सिस्टम को स्थापित किया। इसको स्थापित करने के साथ इसका मकसद बताया जा रहा है संबंधित देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करना, व्यापार प्रतिबंधों के पड़ने वाले असर को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की स्थापना करना व भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के बढ़ते इंटरेस्ट का समर्थन करना। ऑथराइज्ड डीलर बैंकों को भारत में रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। इन बैंकों को आरबीआई के मुंबई में स्थित विदेशी मुद्रा विभाग के केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। मालिया सेवाओं के मूल्यों का भुगतान संबंधित देश के वोस्ट्रो अकाउंट में करना होगा, यहाँ जमा होगा एवं वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के खाते के संचालन से है। भागीदार देशों एवं भारत के बीच मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण बाजार आधारित होगा। भारतीय व्यापारी इसके माध्यम से निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान भी प्राप्त कर सकेंगे। निर्यात के अग्रिम भुगतान की अनुमति देने से पहले निर्यात हो चुके ऑर्डर के लिए धन का प्रयोग किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा रूस और ईरान के साथ व्यापार करने में होगा। विदेशी मुद्रा भंडार को साधने और रुपए के मूल्यों को गिरने से रोकना भी अब आसान हो जाएगा। अब बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, जो कि हर वर्ष किया जाता है और इस साल के इंडेक्स में हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022 जारी किया। भारत के लिए निराशाजनक आंकड़े सामने आए हैं। भारत 0.6 का स्कोर प्राप्त कर 135 स्थान पर रहा। इसी तरह आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे स्थान पर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर भारत का प्रदर्शन पड़ोसी देशों में सबसे खराब रहा। बांग्लादेश महिलाओं की स्थिति के मामले में पड़ोसी देशों से सबसे बेहतर है। साल 2020 में भारत का स्थान 153 देशों में 112वां, जबकि साल 2021 में 140वां रहा। इस साल जो फिसलकर 146 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता के मामले में सबसे आखिरी पायदान पर है। भारत राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में सबसे बेहतर माना जा रहा है। विश्व को लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में लगभग 132 साल लगेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। दक्षिण एशिया के देशों को इसमें 197 साल भी लग सकते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 आयामों पर आधारित होता है: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण भी इसमें शामिल है। इन आयामों के आधार पर देशों को प्रदान की जाती है रैंकिंग। इसका मकसद महिलाओं और पुरुषों के मध्य मौजूद अंतराल का आकलन करना है। बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले से एवरग्रीन ट्री के एक नई प्रजाति की खोज हुई। यह वृक्ष मिलियूसा वंश से संबंधित है। नई प्रजाति की खोज केरल के पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व से की गई। इसका नाम मिलियूसा अगस्त्यमालाना रखा गया। नई प्रजाति के साथ भारत में पाए जाने वाली मिलियूसा की कुल प्रजातियों की संख्या 25 हो गई है। इस प्रजाति के केवल 2 ही वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में मिले हैं। आपको बता दें, यह नई प्रजाति मिलियूसा पैथलमलियाना और मिलियूसा व्हाइटियाना के समान है। अध्ययनों से पता चला है कि मिलियूसा की यह प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से अलग है। इस प्रजाति के वृक्ष की छाल भूरे रंग की होती है। इस पर लगने वाले फूलों का कलर पीला या गुलाबी होता है। इन वृक्षों का अप्रैल से जुलाई तक लगने वाले फूल व फल एक विभिन्नता है।
इनकी लंबाई लगभग 9 मीटर तक और शाखाएं झुकी हुई होती हैं। दक्षिणी पश्चिमी घाट सदाबहार वन की कई स्थानिक प्रजातियों का निवास माना गया है। इसमें मिलियूसा वंश की 7 प्रजातियां शामिल हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही बात करें रेड पांडास की, तो पदेजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल गार्डन ने रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। ऑगमेंटेशन प्रोग्राम के तहत जंगल में लाल पांडा की आबादी बढ़ाने का लक्ष्य बताया जा रहा है। लुप्तप्राय लाल पांडाओं में से 20 पांडाओं को 5 वर्षों के लिए छोड़ा जाएगा। यह जंगल में छोड़े जाएंगे। रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम भारत में पहली प्रोग्राम ही है। इस तरह का प्रोग्राम पहले नहीं देखा गया। लाल पांडा एक स्तनपायी जीव है एवं पूर्वी हिमालय और चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में यह लाल पांडा पाए जाते हैं। भारत में यह सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज़ रेड पांडा दोनों ही भारत में पाए जाते हैं। सियांग नदी हिमालयन और चाइनीज़ रेड पांडा के क्षेत्रों का विभाजन करती है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में लाल पांडा को संरक्षण प्राप्त है। IUCN की रेड सूची में संकट प्राप्त प्रजातियों के रूप में लाल पांडा भी शुमार है। आपको बता दें कि लाल पांडा एक अद्भुत प्रजाति है। पदेजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक माना गया है। लगभग 2000 मीटर पदेजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की तो लगभग ऊंचाई ही है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी यह जाना जाता है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर अपने प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए मशहूर है। 1990 के दशक में चलाया गया दार्जिलिंग चिड़ियाघर द्वारा लाल पांडा के संरक्षण के लिए एक प्रजनन कार्यक्रम है। वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन हुआ। समागम में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सभी तरीकों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में 300 से अधिक शैक्षणिक व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इन संस्थानों में 11 सत्र हुए, जिनमें 9 सत्र विषयगत और 2 सत्र विशेष रहे। यह समागम जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति के गठन के बाद ही मसौदे में आया। कस्तूरीरंगन समिति द्वारा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। कस्तूरीरंगन कमेटी की सिफारिश के आधार पर साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता आदि मुद्दों पर चर्चा की गई है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाला गया है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य में कोई भी कानून बना सकता है। यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट ने भारत के लिए चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। भारत की लगभग 70% जनसंख्या पौष्टिक भोजन का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है। भारत के पॉपुलेशन पैटर्न पर नज़र डालें तो बच्चों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। साल 2020 में भारत बच्चों के पोषण युक्त भोजन की कमी के मामले में पड़ोसी देशों से अगर इसकी तुलना की जाए तो काफ़ी बुरी है। चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में भारत पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की लंबाई का ना बढ़ना चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में यह आंकड़ा 58% है। हालांकि अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग गंभीर मुद्दा है। भारत की कुल महिलाओं का लगभग 53% एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया के मामले में भारत का पड़ोसी मुल्कों के बीच में खराब दशा जताई जा रही है। भारत में एनीमिया महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। महामारी प्रभाव को कम करने के लिए अब उपायों की ज़रूरत है। भारत में कमज़ोर वर्गों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए साथ उनकी पहुंच बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। सख्त कानूनों को बनाने और लागू करने की भारत में आवश्यकता बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भूख, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण प्रमुख विषय हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों और उनकी प्राप्ति के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। इसमें हजारों किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित एक पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धति है। इसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अंतरिक्ष क्षेत्र को खोजने के बाद 60 से ज़्यादा स्टार्टअप ने इसरो के पास पंजीकरण कराया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। पंजीकृत हुए कुछ स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय मलबे के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जबकि अन्य स्टार्टअप नैनो सैटेलाइट्स, लॉन्च वाहन, ग्राउंड सिस्टम अनुसंधान आदि से जुड़े हुए हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 नाम से एक सूची तैयार की है। इसमें ऐसे शब्दों का संकलन है जिनका संसद के प्रयोग असंसदीय माना जाता है। इस सूची के तहत जुमलाजीवी, लॉलीपॉप, गद्दार, घड़ियालियांसू, जयचंद, शकुनी, भ्रष्ट जैसे कई शब्दों को और मुहावरों पर रोक लगा दी गई है। सूची में शामिल इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि सदन की कार्यवाही में शब्दों को हटाने का अंतिम अधिकार स्पीकर और सभापति का ही होगा। बीते दिनों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय की है जब आबे जापान के नारा शहर में हाउस के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। बता दें कि शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। शिंजो आबे को जापान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का भी श्रेय दिया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत का 3 बार दौरा किया। शिंजो आबे को साल 2021 में भारत सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। बीते दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह कदम उन्हें पार्टी नेताओं के अविश्वास के कारण उठाना पड़ा। जॉनसन के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग के पहले राउंड में उन्हें सबसे अधिक वोट मिले हैं। उन्हें बता दें कि ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के हैं। हाल ही में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन किया गया। इसे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मकसद पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया है। गौरतलब है कि यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा होगी। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75वें साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए भारत सरकार की पहल है। राष्ट्रीय उत्पाद निगम लिमिटेड ने तंबाकू उपयोग के खतरों पर जागरूकता अभियान लागू किया है। यह कार्यक्रम होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू सेवन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही यह तंबाकू मुक्त समाज को बढ़ावा देना भी बताया जा रहा है। बता दें कि यह कार्यक्रम WHO के नो टोबैको अभियान के अनुरूप आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में बनाया गया। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ इसी तरह की मुख्य खबरों की सुर्खियों के साथ। आप मुझे दीजिए अलविदा।